दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीतिक सत्ता की ताकत इस वक्त लोकतंत्र पर क्या भारी पड़ रही है, या फिर भारत का लोकतंत्र क्या इस देश के संवैधानिक संस्थानों तले कुचला जा चुका है, या फिर इस देश के भीतर में सामाजिक और राजनीतिक परिघटनाएं एक साथ इस तर्ज पर खड़ी हो चली है जहां पर राजनीतिक दलों की जरूरत या उनकी महत्ता मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने बेहद कमजोर है। लेकिन क्या दूसरी तरफ भारत में सामाजिक संघर्ष की परिस्थितियां पनपने लगी है? इस देश के भीतर सैकड़ों मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आश्रय भारत के अतीत की राजनीति को अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो हर मुद्दा इस देश की राजनीतिक सत्ता को डिगाने के लिए काफी होगा। लेकिन राजनीतिक सत्ता की ताकत क्या वाकई इस वक्त कुछ ऐसी हो चली है जहां पर इस देश का संविधान भी एक मुद्दा बन गया, लोकतंत्र भी एक मुद्दे में तब्दील हो गया, भारत की न्यायपालिका मुद्दे में तब्दील हो गई, भारत का मीडिया भी एक मुद्दे में तब्दील हो गया? ये सवाल और इन सवालों से आगे विपक्ष की राजनीति को अगुवाई करते हुए जो बातें निकल कर आई उसमें हाशिए पर पड़े तबके को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, वह भी संघर्ष के साथ यह सवाल बीते 3 बरस से लगातार पनप रहा है। खास तौर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त और उसके बाद की परिस्थितियों को अगर आप परखेंगे तो एक झटके में भारत का दलित, भारत का आदिवासी, भारत का अल्पसंख्यक, भारत का पिछड़ा तबका यह राजनीतिक मुद्दे में कुछ इस तरीके से समा गया जहां इस देश का संविधान राजनीतिक सत्ता के आगे सबसे कमजोर है, इसका जिक्र लगातार होता चला गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के भीतर आर्थिक परिस्थितियां डगमगाई है। आर्थिक परिस्थितियों के डगमगाने से इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है। इस देश के युवाओं के सामने कोई मिशन और कोई विजन इस दौर में किसी राजनीतिक सत्ता ने या किसी राजनीतिक विचार ने दिया ही नहीं है। तो क्या वाकई जो परिस्थिति छात्रों के जरिए देश को देखने की है, जो राजनीतिक सत्ता के आश्रय इस देश को गढ़ने की है और जो लोकतंत्र की रक्षा करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने की है, क्या सब कुछ फेल हो चुका है? यह भी एक सवाल है। और आज यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर पहली बार इस देश के छात्र जहां भी खड़े होते हैं उसके पीछे उसका अक्स राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में भारत के पड़ोसी देशों में वो युवा हो, वो छात्र हो, वो जेनजी ही क्यों ना हो। और ताजा हालात में नेपाल में हुए राजनीतिक परिवर्तन के पीछे जेनजी जिस तरीके से उभर कर आया उसने एक नई परिस्थिति भारत के सामने भी राजनीतिक तौर पर क्या पैदा कर दी है, यह भी एक सवाल है। लेकिन अब इन सवालों के साथ आप रास्तों को खोजने और रास्तों पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले भारत में कब रही, कैसे रही, किस रूप में रही, किस तरीके से राजनीतिक सत्ता का तख्ता पलट किया, सब कुछ इस देश के भीतर ही मौजूद है। लेकिन भारत के लोकतंत्र और भारत के संघर्ष की एक बड़ी मोटी लकीर है। यहां पर हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती है। यहां तक कि महात्मा गांधी ने तो अपने आंदोलन में विचारधारा के तौर पर अहिंसा शब्द को ही रख दिया, यानी अहिंसा होगी और अहिंसा के आश्रय ही हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, अंग्रेजों को इस देश से छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, और उन्होंने कर दिखाया। 1974 पटना यूनिवर्सिटी में जब लाठीचार्ज हुआ, छात्रों ने पुलिस पर भी डंडे बरसा दिए। उसके बाद छात्र जब जयप्रकाश नारायण के घर पर कदम कुआं में पहुंचे तो जेपी ने भी सिर्फ एक ही बात कही, मैं आपके आंदोलन की अगुवाई करूंगा, लेकिन शर्त एक ही है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और पूरे आंदोलन में हिंसा नहीं हुई। राजनीतिक सत्ता हिंसक जरूर हुई, लेकिन उसका परिणाम इंदिरा गांधी की सत्ता की तख्ता पलट के साथ इस देश ने 1977 में देखा। लेकिन इससे हटकर भारत में सामाजिक राजनीतिक तनाव की परिस्थिति मंडल कमंडल के दौर में कैसे उभर कर आई
और बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर क्या कुछ इस देश में हुआ उसे भी अपनी नंगी आंखों से इस देश ने देखा। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस देश में क्या कुछ 1984 में हुआ, जो एक लिहाज से सिख मैसेकर के तौर पर जाना जाता है, और उसने राजनीतिक ताकत क्या कांग्रेस को दी या इस समाज के भीतर बड़ी बड़ी दरारों को डाल दिया, यह भी इस देश ने देखा। लेकिन इस वक्त जेनजी शब्द आते ही एक घबराहट समाज के भीतर, देश के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियों में जीने का आदि जो भारत है उसके सामने हो ही जाती है। चूंकि तुरंत नेपाल में जो परिवर्तन हुआ उसके पीछे बड़ी हिंसक घटनाएं हुई, और भारत हिंसा को कतई बर्दाश्त करता नहीं है, आंदोलन को लेकर भी और विरोध करते हुए भी। वो सवालों को जन्म देता है, लेकिन हिंसा उसके साथ नहीं चलती है, उसे बर्दाश्त भारत का लोकतंत्र कतई नहीं करता। और यह भी सवाल है, जब लोकतंत्र को इंदिरा गांधी ने हड़पा या अलग अलग मौकों पर इस देश की राजनीतिक सत्ता हावी हुई, हिंसा को आश्रय कभी किसी राजनीतिक दल या आंदोलन ने नहीं दिया। हमें लगता है एक तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। ये 1974 में जब भारत में इंदिरा गांधी की राजनीतिक सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त ताकतवर इंदिरा गांधी, तानाशाह इंदिरा गांधी, भ्रष्टाचार में डूबा भारत और शायद किचन कैबिनेट के जरिए चलने वाली राजनीतिक सत्ता के खिलाफ जब जेपी ने ऐलान किया तो छात्र कैसे सड़क पर थे, एक क्षण के लिए यह नजारा देख लीजिए। मौजूदा वक्त का जेनजी नहीं जानता होगा कि इस देश में छात्रों ने ही इस देश के तानाशाह की सत्ता को पलटा था। और यह भी हो सकता है कि इस वक्त की मौजूदा राजनीतिक सत्ता छात्रों की ताकत, युवाओं के आक्रोश और जेनजी के उठते सवालों को लेकर वो घबराई हुई हो। घबराहट तो है, क्योंकि इस घबराहट के पीछे मौजूदा वक्त के वो मुद्दे हैं जिसको पाठ पाना तो दूर, उस पर सरकार कुछ भी बोलने से घबराती और कतराती है। बेरोजगारी क्यों है, पेपर लीक क्यों हो जाते हैं, इस देश में रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है, हाथ में डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है, इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों ठप सा है, इस देश के भीतर कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ भी इस देश में प्रोडक्शन की दिशा में काम क्यों नहीं कर पाता है, कॉरपोरेट के आश्रय भारत की आर्थिक नीति कैसे तय हो जाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पैसे वालों के लिए बनाई गई। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में इकोनॉमिक पॉलिसी भी कॉरपोरेट को ध्यान में रखकर बनाई गई। यानी पूंजी जिस लिहाज से चल रही है उस लिहाज से भारत का समाज लगातार पिछड़ता जा रहा है, और यह गुस्सा और यह आक्रोश तो होगा। और यही वजह है कि इस वक्त जो सवाल उठते हैं और जो मुद्दे सामने आते हैं उसके पीछे हमेशा राजनीति रहती है। राजनीति के आश्रय एक पूंजी का तंत्र रहता है, एक माफिया रहता है। वो चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे इस दौर में रोजगार एक भी निकले उसके लिए जो भर्ती का पूरा मेथड हो, यहां तक कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन होगा, वीसी कौन होगा, सब कुछ एक बिजनेस में तब्दील हो गया, तो छात्रों के भीतर का आक्रोश तो होगा ही। और यह आक्रोश धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर अलग अलग राज्यों की सत्ता को अपने अनुकूल करने की दिशा में जब कदम बढ़ाएगा तो छात्र करें क्या। यह सवाल सबसे शांति प्रिय जगह लेह में कल उठा। राज्य की मांग संविधान की अनुसूची 6 के तहत और उसके साथ जो परिस्थितियां उठकर नजारे के तौर पर आई, उसमें वहां पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने झटके में जिक्र किया ये लोगों के बीच जेनजी है। यहां एक सवाल समझना होगा, जेनजी का जन्म 2010-11 में हुआ होगा, जिनकी उम्र अभी 14 बरस होगी। 14 बरस से 28 बरस, यानी जिनका जन्म
1997 में 1997 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, या फिर जिस वक्त इस देश में लगातार घोटालों का उभार हो रहा था, वो मनमोहन सिंह के दौर की राजनीतिक सत्ता थी। यह अलग मसला है कि उस दौर में कोयला घोटाला हो या 2G स्कैम हो, सीएजी ने बड़ी भूमिका राजनीतिक तौर पर विपक्ष के साथ यानी बीजेपी के लिए खड़ी की। वह भी इस दौर का सच जेनजी जानता होगा। जेनजी के सामने सवाल अपनी जिंदगी को जीने को लेकर है, भविष्य को लेकर चिंता है, और इस चिंता के बीच कम उम्र के बच्चे भी जो सड़कों पर कह रहे हैं और जिस तर्ज पर कह रहे हैं, उसमें सवाल सिर्फ ले का नहीं है, सवाल तो उत्तराखंड का भी है। वहां पर छोटे छोटे बच्चियां जिन सवालों को उठा रही है, जवाब बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दे पाएंगे। तस्वीर उसकी भी देख लीजिए, ये देहरादून की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के भीतर आक्रोश इस बात को है, भर्ती हो नहीं रही, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार अपने आप में मगन है, तो क्यों नहीं सरकार को पलट दो। ये जेनजी की आवाज है। गुस्सा, आक्रोश, नारे, सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन इस देश की राजनीति से वह मिल चुकी है। जो छात्र आवाज लगा रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़, ध्यान दीजिए तो भारत में मौजूदा वक्त में विपक्ष यही नारा लगा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। यानी परिस्थितियां पहली बार सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक मुद्दे दोनों को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर रही है। और इसके समानांतर अगर भारत के भीतर हाशिए पर पड़ा तबका और कॉरपोरेट की पूंजी और बढ़ता हुआ नेटवर्थ, अगर उसको इस अर्थ में समझें कि संविधान द्वारा मिले गए अधिकारों को ही अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता दिला पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो शायद इसीलिए चाहे वो कास्ट सेंसस का मामला हो, पिछड़ों को रोजगार देने का जिक्र हो, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष के जरिए यह बताने की कोशिश लगातार हो रही है कि इस देश का 90% हिस्सा हाशिए पर है, यानी दरकिनार है, उसको सत्ता में उसकी कोई जरूरत है नहीं। उसकी मौजूदगी ना तो कॉरपोरेट में है, ना नौकरशाही में है, ना ही जुडिशरी में है, ना ही मीडिया में है। यानी टेक्निकली इस देश को चलाने वाला जो तबका है वो सत्ताधारी तबका है। उस सत्ताधारी तबके के भीतर हो सकता है दूसरी जातियों के भी कई लोग हों जो पिछड़े भी होते होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है उनकी तादाद, जबकि समाज में ज्यादा है। ध्यान दीजिए, बीते 3 वर्षों से संविधान को लेकर यही सवाल तो उठता रहा, और उन सवालों को उठाते वक्त कभी आपने छात्र, युवा या जेनजी का जिक्र नहीं सुना होगा। लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद बड़ा सवाल था, क्या भारत के भीतर ऐसी परिस्थिति आएगी और लोग इसका विरोध करें। इसीलिए भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया
जैसे ही इस आंदोलन के रूप को देखता है तो उसके मुख से एक ही बात निकलती है कि यह नेपाल की तर्ज पर जनजी है, जबकि हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। नेपाल की जनसंख्या भारत के सामने कोई मायने रखती नहीं है, उसका अपना भूगोल कोई मायने रखता नहीं है। वहां के मुद्दे और वहां की सत्ता व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों में कोई मायने रखती नहीं है। और भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीति भी इस देश के भीतर एक कंट्रडिक्शंस को भी बनाती है और अलग अलग विचारधारा को जगह भी देती है। यानी मेल नहीं है दोनों के बीच, लेकिन बावजूद इसके जेंजी का जिक्र क्यों किया जाता है? क्योंकि वह हिंसा का प्रतीक नेपाल के जरिए बनकर निकला है। युवा और छात्रों को लेकर संघर्ष का जिक्र क्यों किया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों का हिस्सा जो था वो खुले तौर पर बांग्लादेश में निकल कर आया, जो हिंसा की शक्ल में नजर आया। उससे पहले युवाओं का गुस्सा श्रीलंका में निकल कर आया। ये तमाम परिस्थितियां भारत के भीतर उस राजनीतिक असफलता का परिणाम है जिसको लेकर छात्र, युवा और जेंजी के भीतर सवाल है कि आखिर वो क्या करें, कैसे करें। लेकिन इसके साथ एक और लकीर है जिसमें भारत की राजनीति ने भी पहली बार घुटने ये कहकर टेक दिए कि इस देश में कोई भी मुद्दा कैसे काम करेगा। अगर मुद्दा काम करता तो फिर चुनाव पारदर्शी होते, ईमानदारी के साथ होते। लेकिन अगर उसमें भी भूमिका भारत के चुनाव आयोग की सत्ता के लिए काम करने की हो जाए तो फिर आप किसी मुद्दे के आसरे कौन सी राजनीति करेंगे? इस सवाल को धीरे धीरे जब आगे बढ़ाया गया तो ध्यान दीजिए, पुराने तमाम मुद्दे धीरे धीरे गायब हो गए। क्योंकि इस देश में पहले बेरोजगारी का मुद्दा था, नोटबंदी के बाद की परिस्थिति में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ढहना था, व्यापारियों का जिक्र था जो जीएसटी के जरिए उभर कर सामने आया, कोविड काल के भीतर एमएसएमई का ढहना और उसको मदद देना, बावजूद इसके सफल ना होना, इस देश में कॉरपोरेट का टैक्स कम कर देना। ये तमाम परिस्थितियों के बीच कई सवाल लगातार उठते रहे। लेकिन वो सवाल हर चुनाव परिणाम के बाद अगर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को ही जिता रहे हैं तो यह सवाल वाकई बड़ा हो गया। तब तो लोकतंत्र ही हाथ से निकल गया। और ऐसे में इस देश के युवा, छात्रों और जेंजी को आगे समझना होगा कि उनके हक की लड़ाई भी कौन लड़ेगा। यानी एक परिस्थिति ऐसे आकर खड़ी हुई जहां पर दोनों स्थिति सामाजिक संघर्ष की, इस देश के युवा, छात्र, जेंजी की जरूरतों की, इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों की और इस देश में लोकतंत्र के पिलर्स की, सारी स्थितियां एक साथ जब मिलती हुई दिखाई दी तो लेह की यह परिस्थिति इसलिए डराने वाली उभर कर सामने आई, या राजनीतिक सत्ता भी घबरा गई, क्योंकि राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी के तौर पर देश में बीजेपी है और धू धू कर कर जलता हुआ बीजेपी का यह ऑफिस कई संदेश को दे गया। तो क्या यह प्रतीकात्मक जेंजी जो नेपाल में हुआ उससे जोड़ा जा सकता है, या फिर इस दौर में नेपाल में हुई तमाम घटनाएं और राजनीतिक परिवर्तन जो पड़ोस में हुआ उसके बाद इस घटना के जरिए राजनीतिक सत्ता को डराया भी जा सकता है, या फिर इस देश का वह तबका जो छात्र, युवाओं के मां बाप है, आंदोलन की शक्ल में क्या इस देश के भीतर एक खामोशी सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ है, उनके परिजनों के साथ नहीं है? और परिजन बिल्कुल अलग हटकर सोचें कि इस देश में लोकतंत्र है, जीडीपी कुलांचे मार रही है, गरीबी अपनी जगह पर होगी, 5 किलो अनाज अपनी जगह पर होगा, लाभार्थियों की तादाद 80 करोड़ से ज्यादा होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जीडीपी देखिए, बढ़ती हुई इकोनॉमी देखिए, इसको भी परोसने की कोशिश राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सत्ता ने भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए खुलकर किया। और मेन स्ट्रीम मीडिया के पास सिवाय अपना बिजनेस मॉडल के अलावे क्या है? और बिजनेस मॉडल का मतलब बहुत साफ है कि वह भी
मीडिया हाउस नहीं, एक कॉरपोरेट की भूमिका में है जिसे मुनाफा चाहिए। यह मुनाफा इस देश के तमाम कॉरपोरेट्स को भी चाहिए, हर बिजनेसमैन को चाहिए, तो फिर मीडिया बिजनेसमैन के हाथों में चला गया। यानी आक्रोश और सामाजिक संघर्ष की परिस्थितियों ने उस राजनीतिक और राजनीतिक सत्ता के जरिए प्रभावित लोकतंत्र के हर स्तंभ को अपनी नंगी आंखों से देखा और समझा है। यही वो वजह है जो कल लेह में नजारा खुले तौर पर था और वहां पर आंदोलनकारियों को देखकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक भी ये कहने से कतराए नहीं, इतना गुस्सा जनजी के बीच तो है। मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है। यह तस्वीर और ये परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि भारत में राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक बहस या सामाजिक तनाव की स्थितियों में इस देश का युवा और छात्र परेशान तो है, लेकिन उसके आगे की सीढ़ी बहुत साफ बतलाती है कि दरअसल सामान्य तौर पर लोकतंत्र के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसमें चुनाव, संसदीय चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो तय करता है जनता के जरिए कि हां मौजूदा राजनीतिक सत्ता सही है या गलत है। यानी जीत हार इसी पर तय होती है। लेकिन जीत हार अगर कोई परिवर्तन हो ही नहीं और बीते 11 वर्षों से इस देश ने जो देखा और समझा उसके सामने यह सवालिया निशान तो है। मुद्दे हर स्तर पर हैं लेकिन जीत सिर्फ एक पार्टी की हो रही है। तो ऐसे में क्या वाकई राजनीतिक निर्णय की स्थिति भारत के सामाजिक परिस्थितियों से अब जुड़ चुकी है और भारत की राजनीतिक परिस्थितियां समाज के भीतर संघर्ष को तेजी से पनपाने में लगी है, जिससे कम वह अब उस राजनीतिक औजारों के जरिए कम से कम भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकती है। क्या यह मैसेज है? और अगर यह मैसेज है तो इसका अगला मैसेज तो यह भी है कि लोकतांत्रिक परिस्थितियां गायब है। और अगर लोकतांत्रिक परिस्थितियां गायब है तो इस तरीके से छात्रों के आंदोलन को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद आना चाहिए। इलाहाबाद के भीतर छात्र जब संघर्ष कर रहे थे उस समय यूपी इलेक्शन होने वाला था, 2022 का हम जिक्र कर रहे हैं। उससे पहले की परिस्थिति में आइए तो कानपुर, और इन दोनों के बीच स्थिति आइए तो पटना, जहां 2 दिन पहले तक भी छात्र सड़क पर थे, आंदोलनरत छात्र थे। और इन तमाम परिस्थितियों को अगर जोड़ते चले जाइएगा तो राजस्थान की स्थिति क्या रही, गुजरात के भीतर की स्थिति क्या रही। एक समय हार्दिक पटेल पटेलों को लेकर जिस संघर्ष के रास्ते पर निकले थे उसने गुजरात की राजनीतिक नींव को हिला दिया, लेकिन एक झटके में वो कैसे गायब हो गए या क्यों गायब हो गए, यह भी अपने आप में वही लोकतंत्र का हिस्सा है जो मौजूदा वक्त में कटघरे में है। राज्य दर राज्य ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन राज्य दर राज्य भारत इतना व्यापक और बड़ा देश है कि यहां की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर आंदोलन की शक्ल में राजनीति तब तक तब्दील नहीं हो सकती है जब तक अगुवाई करने वाले शख्स के जहन में भारत को लेकर कोई एक बड़ा विजन ना हो या मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को लेकर वो परिभाषित उस अनुकूल ना कर पा रहा हो या करने की स्थिति में खुद कर ले आए कि देखिए देश का मतलब यह होता है। यानी क्या एक स्टेट्समैन की खोज यह देश लगातार कर रहा है या फिर यह एक छिटपुट प्रयोग है राजनीतिक
जो संविधान को खतरे में बताते हुए इस देश के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े तबके को उभारता तो है, लेकिन राजनीति भी उसी से साधता है। जो अपने तौर पर भारत के संकट की परिस्थितियों में प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं उनके साथ खड़ा तो होता है, लेकिन फिर मुश्किल हालात में ढह जाता है। इस देश के किसान एक लंबा आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं, याद कीजिए 26 जनवरी को किस दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ। क्या वही स्थिति इस वक्त भारत के जनजी के साथ खड़ी हो चली है? और यह घबराहट मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ है, जहां वो बतलाता है आंदोलन हिंसक है, आप साथ नहीं देंगे और कोई भी देश में साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आंदोलन मुद्दों के साथ खड़ा हो गया, टिक गया और बिना हिंसा के, या हिंसा जो कर रहे हैं उनकी भी तस्वीरों को इस रूप में सामने ले आए कि दरअसल ये हैं कौन लोग, क्या ऐसी राजनीति और ऐसे आंदोलन को लेकर मौजूदा वक्त की सत्ता सचेत नहीं है? क्योंकि सवाल तो सत्ता के निर्णयों से उपजे वाले असंतोष को लेकर ही कहीं व्यापक हो चला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ यह भारत की परिस्थितियों में एक संकट काल है, या आंदोलन की शक्ल में एक बुलबुला है, या फिर धीरे धीरे परिस्थितियां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मिश्रण के साथ पूरे देश को प्रभावित कर रही है। उसका ट्रिगर कहां पर होगा कोई नहीं जानता है। ये तमाम चीजें इस देश की आंखों के सामने फिलहाल रेंग तो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।